हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के समावेशी शिक्षा विषय के वर्ष 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 और 2016 के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2023 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2023 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, ब्लैक बोर्ड किस उपकरण की श्रेणी में है? ऑप्शन ए है कठोर, बी है मृदु, सी है दोनों और डी है कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है कठोर। प्रश्न संख्या दूसरा है, प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां कैसी होती हैं? ऑप्शन ए है अविकसित, बी है सामान्य, सी है तीव्र और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है तीव्र। जो प्रतिभाशाली बालक होता है उसका जो बुद्धि लब्धि होता है 140 से अधिक, यानी वो बहुत तेज तरार होता है, उसकी इंद्रियां बहुत तेज होती हैं, तेजी से विकसित भी होती हैं। प्रश्न संख्या तीसरा है, परामर्श के प्रमुख हैं? ऑप्शन ए है आत्मज्ञान, बी है सामाजिक सामंजस्य, सी है आत्मस्वीकृति और डी है उपयुक्त सभी। तो तीसरे का ऑप्शन डी से उत्तर है उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 4 है, दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान है? ऑप्शन ए है विशिष्ट शिक्षा में, बी है समन्वित शिक्षा में और सी है मुख्य धारा में और डी है उपयुक्त सभी में। तो चौथे का ऑप्शन डी सही उत्तर है उपयुक्त सभी में। जो दृष्टिबाधित बालक होता है वो विशेष बालक होता है, उसको विशिष्ट शिक्षा में भी शामिल किया गया है। समन्वित शिक्षा तो उसे ही कहते हैं जी, हर तरह के बच्चों को मिलाकर एक साथ दिया जाने वाला शिक्षा समन्वित शिक्षा कहलाता है। ये भी हो जाएगा। मुख्य धारा में तो उनको शिक्षा भी दिया ही जाएगा, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, ब्रेल लिपि के आयताकार सेल में कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं? ऑप्शन ए है 4, बी है 5, सी है 6 और डी है 7। इसका ऑप्शन सी से उत्तर है 6। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, श्रवण बाधित के वर्गीकरण का आधार होता है? ऑप्शन ए है डेसिबल अंक, बी है बुद्धि लब्धि, सी है शैक्षिक उपलब्धि और डी है उपयुक्त सभी। तो छठवें का ऑप्शन ए सही उत्तर है डेसिबल अंक। यानी जो श्रवण बाधित बालक होते हैं जिनको सुनाई कम देता है उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? डेसिबल अंक, यानी सुनने की क्षमता पे ही किया जाता है कि कौन सा बालक कितना सुन रहा है, कितना उसमें श्रवण बाधिता है, कितना % है। तो सब इसी से पता चलेगा डेसिबल अंक से कि वो कितनी मात्रा सुन पा रहा है, ना कि बुद्धि लब्धि से वो कितना भी तेज है और जो सुनाई नहीं देता है तो वो श्रवण बाधित ही कहलाएगा। और उसका जो कैटेगरी किया जाएगा, बांटा जाएगा कि कितना % उसमें श्रवण बाधिता है, वो डेसिबल अंक के द्वारा। प्रश्न संख्या 7 है, अल्फ्रेड बीने ने पहला बुद्धि परीक्षण किया था? ऑप्शन ए 1901 में, बी है 1879 में, सी है 1905 में और डी है 1911 में। तो 7वें का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा 1905 में। प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में से कौन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के पद नहीं है? ऑप्शन ए है कहानी, बी है निष्कर्ष, सी है गणना और डी है उद्देश्य। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है कहानी। कहानी का प्रैक्टिकल से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। प्रैक्टिकल में निष्कर्ष भी निकाला जाता है, गणना भी होता है और उद्देश्य किसी निश्चित उद्देश्य के लिए प्रैक्टिकल कार्य किया जाता है। तो नहीं पूछा है ना, तो जो गलत उत्तर होता है नहीं में वही सही होता है। तो यहाँ पे जो कहानी होगा यही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 9 है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है सिगमंड फ्रायड ने, बी है वुंट और सी है थार्नडाइक, डी है पावलोव। तो 9वें का ऑप्शन बी से उत्तर है वुंट। प्रश्न संख्या 10 है, सही दृष्टि कहलाती है? तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा 6/6। प्रश्न संख्या 11 है, मनोविज्ञान केंद्र का मुख्य कार्य है? ऑप्शन ए है निर्देशन, बी है प्रशिक्षण, सी है शोध कार्य और डी है उपयुक्त सभी। तो 11 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। मनोविज्ञान केंद्र जो होता है उसका वो निर्देशन भी देता है, प्रशिक्षण कार्य भी होता है, वहाँ शोध कार्य भी होता है। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 12 है, हकलाने के कारण है? ऑप्शन ए है वंशानुक्रम, बी है वातावरण, सी है उपयुक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा उपयुक्त दोनों। कोई बच्चा जन्म से ही हकला सकता है, यानी उसके माता पिता अगर जो हकला रहे हैं तो उसमें ये वंशानुक्रम भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है हकलाना। और वातावरण का भी प्रभाव पड़ सकता है, उसके कोई रोग हो सकता है मुंह में जिसकी वजह से वो हकला रहा हो, बाद में भी उसमें हकलाने के गुण आ सकता है। और वंशानुक्रम यानी जन्म से भी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन ए है श्रवण बाधितों के लिए, बी है अस्थि बाधितों के लिए, सी है प्रतिभाशाली बालकों के लिए और डी है दृष्टि बाधितों के लिए। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है प्रतिभाशाली बालकों के लिए। ये शिक्षा में अनुकूलन की आवश्यकता
सबको पड़ेगी। श्रवण बाधिता, इनमें सब में कमी है, तो इनको थोड़ा सामंजस्य बैठाने के लिए वातावरण से इनको टाइम लगेगा। श्रवण बाधितों के लिए, अस्थि बाधितों के लिए और दृष्टि बाधितों। दृष्टि बाधितों का अर्थ है कि मतलब जिनको कम दिखाई देता है, अस्थि का अर्थ है जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, और श्रवण बाधिता का अर्थ जिनको कम सुनाई देता है, सुनाई ही नहीं देता है। तो इन सबको आवश्यकता होगी और प्रतिभाशाली बालकों के लिए अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होगी। प्रश्न संख्या 14 है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं। ऑप्शन ए है विशिष्ट कार्यक्रम, बी है संवर्धन कार्यक्रम, सी है उपचारिक कार्यक्रम और डी है उपयुक्त सभी। तो 14 का ऑप्शन डी सही उत्तर है, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 15 है, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए है 1991 में, बी है 1992 में, सी है 1993 में और डी है 1994 में। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है, 1992 में। ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, आपको कई बार पूरे प्रश्न पत्र में ये मिलेगा। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में भारतीय पुनर्वास परिषद की, और संसद द्वारा पारित हुआ था 1992 में और लागू हुआ था 1993 में। तो तीनों आप याद रखेंगे, तीनों अलग अलग जब पूछेगा। स्थापना तो 1986 और पारित हुआ था 1992 में और लागू हुआ था 1993 में। इसके बाद हम लोग 2022 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2022 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि में नहीं आते हैं? ऑप्शन ए है 70 से 75, बी है 75 से 85, सी है 90 से 110 और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, 90 से 110। 90 से 110 जो होते हैं बच्चे, वो सामान्य बालक के अंतर्गत आते हैं। यानी सामान्य बालक को का जो बुद्धि लब्धि होता है 90 से 110 होता है। यहाँ पे पूछा है ना, विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि में नहीं आते हैं, नहीं पूछेगा तो यही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। और जो सामान्य बालक को छोड़ के बाकी जो जितने बुद्धि लब्धि के बालक होते हैं, जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं वो भी, जो प्रतिभाशाली या सामान्य से अधिक होते हैं वो भी, सब विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए है सामान्य बालक, बी है दिव्यांग बालक, सी है तीव्र बुद्धि वाले बालक और डी है इनमें से सभी। तो सेम प्रश्न वही है, थोड़ा सा बस बदल गया है भाषा। ये सामान्य बालक ही होगा। सामान्य बालक को छोड़ के बाकी सभी बच्चे जो होते हैं विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे नहीं ही पूछा है तो सामान्य बालक सही उत्तर होगा। दिव्यांग बालक भी विशिष्ट बच्चे में आते हैं, तीव्र बुद्धि वाले बालक भी, यही दो दिया है, इनमें से सभी तो होगा नहीं। प्रश्न संख्या 18 है, ब्रेल लिपि का विकास किया किसने किया? ऑप्शन ए है किर्क, बी है इताई, सी है लुईस और डी है एलिस। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, लुईस ने। लुईस ने ब्रेल लिपि का विकास किया। लुईस फ्रांस के शिक्षाविद थे। इन्होंने 1821 में ब्रेल लिपि का विकास किया। प्रश्न संख्या 19 है, भाषा कौशलों के विकास हेतु उपकरण है। ऑप्शन ए है कंप्यूटर, बी है दृश्य श्रव्य सामग्री, सी है भाषा प्रयोगशाला और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है, उपयुक्त सभी। जो भाषा कौशल होते हैं, बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनना, ये 4 भाषा कौशल होते हैं। इनके विकास सभी के माध्यम से हो सकता है। कंप्यूटर के द्वारा भी, दृश्य श्रव्य जो दिखाई देता है और सुनाई देता है उन सब सामग्रियों से भी, और सी है भाषा प्रयोगशाला से भी। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 20 है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई। देखिए यहाँ पे स्थापना पूछ लिया, इसके पहले पारित हुआ पूछा था। तो भारतीय पुनर्वास की परिषद की स्थापना हुई थी 1986 में और पारित हुआ था 1992 में और लागू हुआ था 1993 में। लेकिन यहाँ पे देखिए 1986 नहीं दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, जब ऐसी स्थिति में आप 92 को टिक कर दीजिएगा क्योंकि 1986 नहीं दिया है। लेकिन अगर जो आपको ये प्रश्न पूछेगा तो 1986 जरूर देगा, क्योंकि हर बार गलत तो कर नहीं सकता है प्रश्न पत्र में। तो 1992 यहाँ टिक कर सकते हैं अगर जो नहीं दिया है तो, लेकिन देगा आपके प्रश्न में तो 1986 जरूर देगा। प्रश्न संख्या 21 है, ब्रेल लिपि उपकरण उपयोग आती है। ऑप्शन ए है दृष्टि दोष बालकों के लिए, बी है वाणी दोष बालकों के लिए, सी है मंद बुद्धि बालकों के लिए और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है, दृष्टि दोष बालकों के लिए। जो ब्रेल लिपि होती है, इसमें उभरे हुए अक्षर होते हैं जिसको टच करके, छू करके, जो जिनको दिखाई नहीं देता है वो पढ़ते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा उसी ब्रेल लिपि में ही दी जाती है। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है, दृष्टि दोष बालकों के लिए। प्रश्न संख्या 22 है, अस्थि बाधितों हेतु आरक्षण का प्रावधान है। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है, 4%। प्रश्न संख्या 23 है, अस्थि बाधितों हेतु संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए है कानपुर, बी है नागपुर, सी है देहरादून और डी है नई दिल्ली। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है, नई दिल्ली। एक्चुअल में जो अस्थि बाधितों हेतु
जो संस्थान कोलकाता में स्थित है, लेकिन नई दिल्ली इसलिए टिक करेंगे क्योंकि जो राष्ट्रीय विकलांग संस्थान है वो नई दिल्ली में स्थित है। बाकी जो ऑप्शन सी दिया हुआ है देहरादून, देहरादून दृष्टिबाधितों के लिए संस्थान स्थित है और मुंबई में श्रवण बाधितों के लिए संस्थान स्थित है। साथ ही साथ इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 24 है, विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? ऑप्शन ए है विकलांगता, बी है रोगग्रस्तता और सी है अक्षमता, डी है उपयुक्त सभी। तो 24 का ऑप्शन डी सही उत्तर है, उपयुक्त सभी। यहाँ विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत आएंगे ये सभी विशिष्ट बालक होंगे, जो विकलांग होंगे वो भी, जो रोगग्रस्त होंगे वो भी, और जो अक्षम होंगे सीखने में, ये सभी विशिष्ट बालक आएंगे। इनको विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत ये आते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, परामर्श एवं निर्देश देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए है लखनऊ में, बी है बरेली में, सी है वाराणसी में और डी है इलाहाबाद में। तो 25 का ऑप्शन डी सही उत्तर है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। वर्तमान नाम इसका प्रयागराज है। प्रश्न संख्या 26 है, निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है। ऑप्शन ए है क्या करने योग्य है, बी है क्या न करने योग्य है, सी है अ और ब दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, अ और ब दोनों। निर्देशन में तो मुख्यतः यही बताया जाता है कि किसी को सलाह दिया जाता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है, सही दृष्टि कहलाती है। ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, 6/6। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए है तीव्र गति से अध्ययन, बी है संयुक्त कार्यक्रम, सी है व्यक्तिगत ध्यान और डी है उपयुक्त सभी। तो 28 का ऑप्शन डी सही उत्तर है, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 29 है, भारत सरकार स्वयं से ही संस्थानों को अनुदान देती है। ऑप्शन ए है 90%, बी है 50%, सी है 40% और डी है 60%। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है, 90%। प्रश्न संख्या 30 है, समस्यात्मक बालक हैं। ऑप्शन ए है झूठ बोलने वाले, बी है चोरी करने वाले, सी है माता पिता का कहना न मानने वाला और डी है उपयुक्त सभी। तो ये सभी समस्या उत्पन्न करते हैं। झूठ जो बोलता है बच्चा वो भी, चोरी करता है वो भी, और माता पिता का कहना न मानने वाला भी। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, उपयुक्त सभी। इसके बाद हम लोग 2021 का क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे। 2021 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस तरह के बच्चों को शिक्षा की हद में लाना होगा? ऑप्शन ए है सड़कों पर पाए जाने वाले बच्चे, बी है कार्यशील बच्चे, सी है HIV पॉजिटिव बच्चे और डी है उपयुक्त सभी। यानी सभी समावेशी शिक्षा कहता है कि हर तरह के बच्चों को एक साथ मिलाकर दिया जाने वाला शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो हर तरह के बच्चों को शामिल किया जाता है और उनको सबको लाने का प्रयास किया जाता है। शिक्षा मतलब उनको सिखाने का प्रयास किया जाता है। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 32 है, पुनर्वास प्रशिक्षण एवं शोध राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है आंध्र प्रदेश, सी है उड़ीसा और डी है नई दिल्ली। तो 32 का ऑप्शन सी सही उत्तर है, उड़ीसा। प्रश्न संख्या 33 है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना की गई। देखिए ये प्रश्न कितनी बार पूछा जा चुका है, 3 बार, तो तीसरी बार आया हुआ है। तो इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है। और यहाँ पे 93 दिया हुआ है ना, तो लागू हुआ था 1993 में और पारित हुआ था संसद द्वारा 1992 में। प्रश्न संख्या 34 है, अस्थि बाधिता के कारण हैं। ऑप्शन ए है जन्मजात, बी है दुर्घटना, सी है बीमारी और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है, उपयुक्त सभी। जो अस्थि बाधित यानी हड्डी से संबंधित बच्चे में विकार जन्मजात भी हो सकता है, दुर्घटनावश भी हो सकता है और सी बीमारी भी हो सकता है। रिकेट जो बीमारी होता है, हड्डियों का ही बीमारी होता है जिसमें हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। तो ये सभी सही हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 35, दृष्टिहीन बालक ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी जिनको दिखाई नहीं देता है वो बच्चे कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए है स्पर्श द्वारा, बी है श्रवण द्वारा, सी है ए एवं बी दोनों और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, ए एवं ब दोनों। जो उनको तो केवल दिखाई नहीं देता है ना, बाकी तो स्पर्श से, वो तो स्पर्श द्वारा ही ना ब्रेल लिपि के माध्यम से उनको शिक्षा दिया जाता है और श्रवण के द्वारा यानी सुन भी तो सकते हैं वो। तो ये दोनों सही होगा। प्रश्न संख्या 36 है, वंचित होना बाल्य जीवन की उद्दीपक दिशाओं की न्यूनता है। यह परिभाषा दिया गया है। ऑप्शन ए है वॉकमैन ने दिया था ये परिभाषा, बी है गार्टन ने दिया था, सी है आंटो ने, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 36 का ऑप्शन बी सही उत्तर है, गार्डन ने ये परिभाषा दिया था। प्रश्न संख्या 37 है, दृष्टि बाधिता का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए है वातावरण, बी है वंशानुक्रम
और सी है दोनों, ए एवं बी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दृष्टिबाधित यानी जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता है वो वातावरण के प्रभाव से भी आ सकता है, यानी किसी एक्सीडेंट से या कुछ भी आंख में हो जाता है तब भी दिखाई नहीं देता है, बाद में भी, जन्म के बाद भी, और वंशानुक्रम यानी जन्म के साथ ही। कई बच्चे जो होते हैं अंधे पैदा ही अंधा होते हैं, उनको दिखाई नहीं देता है। तो ये दोनों कारण हो सकते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, ए एवं बी दोनों। प्रश्न संख्या 38 है, साइको गैल्वेनिक स्किन रेजिस्टेंस आईडीओ का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए है श्रवण बाधित पर, बी है अस्थि बाधित पर, सी है दृष्टि बाधित पर, और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है, श्रवण बाधित पर। प्रश्न संख्या 39 है, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि होती है। ऑप्शन ए है 120 से अधिक, बी है 135 से अधिक, और सी है 140 से अधिक, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, 140 से अधिक। प्रश्न संख्या 40 है, अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि परीक्षण बनाया। तो अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि परीक्षण जो 1905 में बनाया, इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 41, किसी बालक के अपराधी बनने के कारण हैं। ऑप्शन ए है वातावरणीय कारक, बी है वंशानुक्रम, और सी है ए एवं बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, ए एवं बी दोनों। यानी जो बच्चा कोई अपराधी बन रहा है, वातावरण का भी प्रभाव पड़ सकता है, यानी उसकी जो संगत बुरी लग जाती है तब भी वो अपराधी बन सकता है, और वंशानुक्रम यानी उसके माता पिता और जो उदंड है तो उनका जीन का भी प्रभाव होता है किसी भी बच्चे के विकास में, या फिर उनकी सामाजिक स्थिति जो भी बच्चे में बनती है, 50-50% वातावरण और वंशानुक्रम प्रभावी होता है उस पर। तो ये दोनों हो सकता है, इसका सी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 42 है, समावेशी बालक समूह बनाते हैं। ऑप्शन ए है समांगी, बी है असमांगी, सी है विषमांगी, और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, विषमांगी। विषमांगी मतलब सभी तरह के बच्चे उसमें होंगे उस समूह में। प्रश्न संख्या 43 है, लुई ब्रेल का जन्म हुआ। ऑप्शन ए है 1809 में, बी है 1806 में, सी 1820 में, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 43 का ऑप्शन ए सही उत्तर है, 1809 में। प्रश्न संख्या 44 है, ब्रेल लिपि पर कितने बिंदु होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है, 6। प्रश्न संख्या 45 है, दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए है हरिद्वार में, बी है कानपुर में, सी है आगरा में, और डी है देहरादून में। तो 45 का डी सही उत्तर है, देहरादून में। इसके बाद हम लोग 2020 का क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे। 2020 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रश्न संख्या 46, संयुक्त राष्ट्र ने निःशुल्क जन अधिकार की घोषणा कब की। तो 46 का ऑप्शन डी सही उत्तर है, 9 दिसंबर 1975 में। प्रश्न संख्या 47 है, दृष्टिबाधितों के लिए लिपि है। देखिए ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, सबसे ज़्यादा दृष्टिबाधित ही पूछा है। आप ध्यान देंगे तो दृष्टिबाधित से हम लोग 4-5 प्रश्न पढ़ चुके। ऑप्शन ए है ब्रेल लिपि, बी है हिंदी लिपि, सी है अंग्रेजी लिपि, और डी है संस्कृति लिपि। तो बहुत ही आसान है ये, इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है, ब्रेल लिपि। प्रश्न संख्या 48 है, विशेष आवश्यकता शिक्षा विश्व सम्मेलन सलमानकता किस वर्ष आयोजित किया गया। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है, 1994 में। प्रश्न संख्या 49 है, हकलाने के कारण है। ऑप्शन ए है वंशानुक्रम, बी है वातावरण, और सी है उक्त दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, उपयुक्त दोनों। यानी हकलाने का कारण वंशानुक्रम यानी जन्म से ही हो सकता है बच्चे में, और वातावरण का भी उस पर प्रभाव हो सकता है। बच्चे के मुंह में कुछ हो सकता है, उसके जीभ में भी कोई इन्फेक्शन हो सकता है जिसके वजह से वो हकला सकता है आगे चल के भी। प्रश्न संख्या 50 है, भारत सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब लागू किया। तो ऑप्शन ए है इसका 1986, बी है 1987, सी है 1989, और डी है 1988। तो 50 का ऑप्शन बी सही उत्तर है, 1987। प्रश्न संख्या 51 है, टेलर फ्रेम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है दृष्टिबाधित के लिए, बी है श्रवण बाधित, सी है मानसिक मंदता, और डी है विशिष्ट अधिगम अक्षमता। तो 51 का ऑप्शन डी सही उत्तर है, विशिष्ट अधिगम अक्षमता। प्रश्न संख्या 52 है, बालक समाजीकरण की प्रक्रिया को सीखते हैं। ऑप्शन ए है विद्यालय से, बी है रुचियों से, सी है परिवार से, और डी है उपयुक्त सभी से। तो 52 का ऑप्शन डी सही उत्तर है, उपयुक्त सभी से। जो बालक है वो समाजीकरण जो है सभी से सीखता है, विद्यालय से भी सीखता है, और उसमें खुद रुचि होता है, इंटरेस्ट लेता है बच्चों के साथ खेलना, घुलना मिलना, उनके साथ रहना, तो ये भी उससे भी सीखता है, और परिवार से भी सीखता है। प्रश्न संख्या 53 है,
परामर्श का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए है आत्मज्ञान, बी है आत्मस्वीकृति, सी है सामाजिक सामंजस्य और डी है उपयुक्त सभी। तो 53 का ऑप्शन डी सही उत्तर है, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 54 है गैर सरकारी संगठन जो अभावग्रस्त बालकों के लिए योजना बनाते हैं इन्हें कहते हैं? ऑप्शन ए है SCRT, बी है NCRT, सी है ICET और डी है NGO। तो 54 का ऑप्शन डी सही उत्तर है NGO। जो गैर सरकारी संगठन होते हैं ना, इन्हीं को NGO कहा जाता है। NGO का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो यही सही उत्तर होगा। बाकी इसमें ऑप्शन दिया है पहला SCRT। SCRT का फुल फॉर्म होता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और ये प्राथमिक और उच्च प्राथमिक बच्चों के लिए पाठ्यक्रम निर्माण करता है और शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य करता है। ऐसे ही सेम बी भी होता है NCRT, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये भी शिक्षा से संबंधित शोध कार्य करता है और पाठ्यक्रम का निर्माण करता है, दिशा निर्देश जारी करता है पूरे देश में शिक्षा के लिए। और सी है ICET। ICET का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड कॉमन इंट्रेंस टेस्ट। ये तो संस्था इंट्रेंस टेस्ट कराती है एडमिशन के लिए, तो ये भी नहीं होगा। बाकी डी ही इसका सही उत्तर होगा NGO। प्रश्न संख्या 55 है मंडली मनोविज्ञान केंद्र की उत्तर प्रदेश में कुल संख्या है, यानी कितनी है? ऑप्शन ए है 10, बी है 12, सी है 14 और डी है 15। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है 10। इनकी संख्या 10 है और 10 के नाम है लखनऊ, आगरा। कहाँ पे हैं? लखनऊ में, आगरा में, झांसी, कानपुर, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, बरेली, अयोध्या और गोरखपुर में। ये 10 जगहों पे मंडली मनोविज्ञान केंद्र स्थित है उत्तर प्रदेश में। प्रश्न संख्या 56 है निम्न में से किसे बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए है थार्नडाइक, बी है कोहलर, सी है टिचनर और डी है बीने। तो 56 का ऑप्शन डी सही उत्तर है बीने। प्रश्न संख्या 57 है टर्मन के अनुसार सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। तो सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 होती है। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है। बाकी ऑप्शन ए दिया है 140 से अधिक प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। ये कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58 राष्ट्रीय न्याय अधिनियम कब पारित हुआ? तो 58 का ऑप्शन ए सही उत्तर है 1999 में। प्रश्न संख्या 59 है राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है देहरादून, बी है सिकंदराबाद, सी है मुंबई और डी है नई दिल्ली। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है देहरादून। देहरादून में राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान स्थित है। ऑप्शन सी दिया हुआ है मुंबई, मुंबई में श्रवण बाधितों के लिए संस्थान स्थित है। और डी है नई दिल्ली, नई दिल्ली में राष्ट्रीय विकलांग संस्थान स्थित है। प्रश्न संख्या 60 है व्हाइट केन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 15 अक्टूबर, बी है 5 अक्टूबर, सी है 4 अक्टूबर और डी है 8 अक्टूबर। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर ये दृष्टिबाधितों के लिए मनाया जाने वाला दिन है और इस दिन दृष्टिबाधितों के उपलब्धि का जश्न मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61 जो कि 2019 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है कौन विशिष्ट बालक नहीं है? ऑप्शन ए है प्रतिभाशाली बालक, ये विशिष्ट बालक है। और बी है मंदबुद्धि बालक, ये भी विशिष्ट बालक है। सी है दृष्टि दोष युक्त, ये भी विशिष्ट बालक है। और डी है अल्पसंख्यक बालक, ये विशिष्ट बालक नहीं है। भले उनकी संख्या कम है ना, तो वो सामान्य भी तो हो सकता है। इसका ऑप्शन डी ही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 62 है प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए है तीव्र गति से अध्ययन, बी है संपुष्ट कार्यक्रम, सी है व्यक्तिगत ध्यान और डी है उपयुक्त सभी। तो 62 का ऑप्शन डी सही उत्तर है उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 63 है प्रारंभिक अवस्था में मंद बुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है, किससे हो सकती है? ऑप्शन ए है अवलोकन से, बी है परीक्षण से, सी है साक्षात्कार से और डी है प्रक्षेपी विधियों से। इसमें जो ऑप्शन बी, सी और डी दिया है इन सबसे तो पहचान होगी ही, लेकिन यहाँ पूछा हुआ है प्रारंभिक अवस्था में, यानी स्टार्टिंग में ही बच्चा जब आ रहा है, आप शुरू में ही उसको अवलोकन से आप पता लगा सकते हैं। उसके हाव भाव, उसके व्यवहार में काफ़ी जो अन्य बच्चों से वो थोड़ा अलग होगा, अलग व्यवहार करेगा, तो अवलोकन से उसका पता लगा सकते हैं। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 64 है निर्देशन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है अपंग व्यक्तियों को, अपंग मतलब जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, और बी है विशेष व्यक्तियों को, सी है समान व्यक्तियों को और डी सभी व्यक्तियों को। तो 64 का ऑप्शन डी सही उत्तर है सभी व्यक्तियों को। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसको निर्देशन की आवश्यकता नहीं होती है। वो अपने आप सब कुछ नहीं कर सकता है। जो सामान्य होता है, जो प्रतिभाशाली होता है, या फिर जो अपंग है, अभी किसी बाधिता से जूझ रहा है, उन सबको निर्देशन की आवश्यकता होती है। इसलिए इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है।
प्रश्न संख्या 65 है, दृष्टि दोष की पहचान है। ऑप्शन ए आंखों को बार बार झपकाना, बी है पढ़ते समय आंखों में दर्द, सी है पुस्तक को आंखों के निकट रखना और डी है उपयुक्त सभी परेशानियां। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है, उपयुक्त सभी परेशानियां। ये बच्चे की पहचान आप कर सकते हैं। वो आंखों को बार बार झपका रहा है तो हो सकता है कि उसकी दृष्टि कमजोर हो। बी है पढ़ते समय आंखों में दर्द भी होने लगेगा उसके और लंबे समय तक पढ़ रहा है तो। और सी है पुस्तकों को आंखों के निकट रखना, जिनके दृष्टि कमजोर होती है उनको पता नहीं रहता है, वो ऐसा व्यवहार करते हैं, यानी पुस्तक को काफ़ी नज़दीक से देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66, विशिष्टता का संप्रत्यय होता है। ऑप्शन ए है केवल गुणात्मक, बी है केवल मात्रात्मक, सी है गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों और डी है कुछ कहा नहीं जा सकता। तो 66 का ऑप्शन सी सही उत्तर है, गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों। प्रश्न संख्या 67 है, कौन शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है। ऑप्शन ए है बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, बी है शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, सी है जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक और डी है शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। तो इसका ऑप्शन नहीं पूछा हुआ है ना, जो निगेटिव आंसर होगा वही सही उत्तर होगा, यानी जो गलत होगा वही सही होगा। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक। यानी जातिगत रूप से बच्चों को नहीं बांटा जाता है, उसमें कोई विशिष्ट बालक नहीं हो सकता है, सभी जात धर्म के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है। इसका ऑप्शन सी ही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 68 है, ब्रेल विधि संबंधित है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका, कितनी बार रिपीट हुआ है ये। ऑप्शन ए है श्रवण दोष, बी है मानसिक दोष, सी है अपंगहीनता और डी है दृष्टि दोष। तो 68 का ऑप्शन डी सही उत्तर है, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष बच्चों के लिए जो शिक्षा दी जाती है ब्रेल विधि से दी जाती है। प्रश्न संख्या 69 है, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे फिर से पारित हुआ पूछा है ना, तो इसका बी सही उत्तर होगा 1992। फिर से मैं आपको एक याद दिला देता हूँ, एक बार स्थापना 1986 में हुई थी इसकी और संसद द्वारा पारित 1992 में और लागू 1993 में हुआ था। प्रश्न संख्या 70 है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं। ऑप्शन ए है विशिष्ट कार्यक्रम, बी है संवर्धन कार्यक्रम, सी है उपचारिक कार्यक्रम और डी है उपयुक्त सभी। तो 70 का ऑप्शन डी सही उत्तर है, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 71 है, श्रवण बाधित बालकों में प्रायः सुनने की क्षमता होती है। ऑप्शन ए है 30 से 50 डेसिबल, बी है 50 से 60 डेसिबल, सी है 60 डेसिबल या अधिक और डी है 50 डेसिबल या अधिक। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, 60 डेसिबल या अधिक। जो बच्चे श्रवण बाधित होते हैं, यानी जिनको सुनने में कठिनाई होती है, उनको थोड़ा तेज बोलना पड़ता है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, 60 डेसिबल या अधिक। प्रश्न संख्या 72 है, विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है। ऑप्शन ए है विकलांगता, बी है रोगग्रस्तता, सी है अक्षमता और डी है उपयुक्त सभी। तो ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है, इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 73 है, सही दृष्टि कहलाती है। ये प्रश्न तीसरी या चौथी बार आया हुआ है, इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है, 6/6। प्रश्न संख्या 74 है, शैक्षिक समावेशन से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है पिछड़े बालकों को शिक्षा प्रदान करना, बी है विकलांग बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, सी है सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना और डी है बच्चों में शैक्षिक समझ बढ़ाना। तो 74 का ऑप्शन सी सही उत्तर है, सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना। शिक्षा समावेशन का अर्थ यही है, समावेशन का अर्थ ही होता है कि सबको एक साथ लेके चलना। प्रश्न संख्या 75 है, भारतीय बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण हैं। ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 5 और डी है 7। तो 75 का ऑप्शन सी सही उत्तर है, 5। वो 5 उप परीक्षण कौन होते हैं। पहला पैटर्न ड्राइंग परीक्षण, दूसरा होता है कोहस का डिजाइन परीक्षण, तीसरा चित्र निर्माण परीक्षण, चौथा होता है अलेक्जेंडर पास परीक्षण और पांचवा होता है अंकों के लिए तत्काल स्मृति परीक्षण। इसके बाद हम लोग 2018 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2018 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, दृष्टि बाधिता का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए है वातावरण, बी है वंशानुक्रम, सी है दोनों और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, दोनों। कोई भी जो बाधित बच्चे होंगे, दृष्टि बाधित होंगे, श्रवण बाधित होंगे, इन सबका जो किसी का भी पूछेगा तो वातावरण का भी प्रभाव पड़ेगा और वंशानुक्रम। कोई भी बाधित बच्चे होंगे, कोई भी उनमें कमी रहेगी तो दोनों कारणों से हो सकता है, वंशानुक्रम से भी और वातावरण से भी।
प्रश्न संख्या 77 है, अच्छी निर्देशन सेवा होती है। ऑप्शन ए है बाल केंद्रित, बी है शिक्षक केंद्रित, सी है समाज केंद्रित और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है बाल केंद्रित। जो अच्छी निर्देशन होती है वो बच्चों को केंद्र में रखकर दी जाती है। प्रश्न संख्या 78 है, टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। सामान्य, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है 90 से 110। जो ऑप्शन ए है 140 से अधिक प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लब्धि होती है 140 से अधिक। प्रश्न संख्या 79 है, समुदाय का अर्थ कितने शब्दों से मिलकर बना है। ऑप्शन ए है 4, बी है 2, सी है 3 और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे कोई नहीं होगा, छूट गया है कोई नहीं। तो 79 का ऑप्शन बी सही उत्तर है 2। प्रश्न संख्या 80 है, मंडली मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है आगरा, बी है दिल्ली, सी है लखनऊ और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है उपयुक्त सभी। इसके पहले वाले प्रश्न में हम लोगों ने पढ़ा था, इसके पहले मंडली में मनोविज्ञान केंद्र कितने हैं उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ हम सबका नाम भी पढ़े थे। और जो आपको नाम याद होगा तो आगरा में भी था और लखनऊ में। और जो आपको उत्तर प्रदेश का याद है तो 2 जब आपको पता है कि आगरा और लखनऊ में होगा तो इसका ऑप्शन डी ही सही उत्तर होगा, क्योंकि दिल्ली में भी फिर होगा। एक तो कोई आंसर होगा नहीं, चूँकि ये दोनों सही हैं। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश का कम से कम आप याद रखेंगे। बाकी दिल्ली में भी मंडली मनोविज्ञान केंद्र स्थित है। और यूपी में कहाँ कहाँ है, लखनऊ, आगरा, झांसी, कानपुर, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, बरेली, अयोध्या और गोरखपुर। तो आप यूपी का कम से कम ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 81 है, विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार हैं। ऑप्शन ए है शारीरिक विकलांगता, बी है आवेगात्मक विकलांगता, सी है मानसिक विकलांगता और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 82 है, सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, बी है श्रवण बाधितों के लिए, सी है अ एवं ब दोनों और डी है चलन बाधित बच्चों के लिए। तो 82 का ऑप्शन बी सही उत्तर है श्रवण बाधित के लिए। जो सांकेतिक भाषा, प्रतिभाशाली बच्चा तो सब कुछ समझेगा, भाषा भी सांकेतिक भाषा भी समझेगा और उसको सामान्य रूप से बोला जाएगा वो भी समझेगा। इसको संकेत से समझाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। और चलन वाला भी बाधितों के लिए बच्चे की, वो तो सुनेगा समझेगा, बाकी तो केवल उसको हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम होगा ना, इसीलिए वो चल नहीं पाएगा। बाकी जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं वो सुन नहीं पाएंगे, तो उनको एक मात्र ऑप्शन बचता है सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके उनको समझाया जाता है कोई भी चीज़, क्योंकि वो सुन तो सकते नहीं है लेकिन देख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न के 83, निर्देशन का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए है शैक्षिक निर्देशन, बी है लिखित निर्देशन, सी है व्यक्तिगत निर्देशन और डी है व्यवसायिक निर्देशन। तो 83 का ऑप्शन बी सही उत्तर है लिखित निर्देशन। प्रश्न के 84 है, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। किनको अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है, सामंजस्य वातावरण से करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका ऑप्शन ए है श्रवण बाधितों के लिए, बी है अस्थिर बाधितों के लिए, सी है प्रतिभाशाली बालकों के लिए और डी है दृष्टि बाधितों के लिए। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है प्रतिभाशाली बालकों के लिए। बाकी सभी बालकों में ये कमियां हैं, इनको थोड़ी कठिनाई होती है अनुकूलन में, लेकिन जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ये काफ़ी तेज तर्रार होते हैं, इनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है, इनको अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न संख्या 85 है, विकृत बालकों को बनाना चाहिए। ऑप्शन ए है परिवार पर निर्भर, बी है आत्मनिर्भर, सी है सरकार पर निर्भर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो विकृत बालक होते हैं, जिनमें थोड़ी सी कोई कमियां रह जाती हैं, किसी से बोलने से संबंधित या चलने से संबंधित या सुनने से संबंधित, तो उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, उसको किसी पे निर्भर ना रहना पड़े, उनको ऐसा बनाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है आत्मनिर्भर। अगला प्रश्न है प्रश्न के 86, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है विशेष शिक्षा, बी है समेकित शिक्षा, सी है समावेशी शिक्षा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका सब्जेक्ट का नाम ही है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा उसे कहते हैं कि जो सभी तरह के बच्चों को मिलाकर, जो विकलांग हैं या फिर जो अच्छे हैं सामान्य बालक हैं या भी जो प्रतिभाशाली बालक हैं, सबको मिलाकर एक साथ दिया जाने वाला शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा समावेशी शिक्षा। प्रश्न संख्या 87 है, हकलाने के कारण हैं। ऑप्शन ए है वंशानुक्रम, बी है वातावरण, सी है उपयुक्त दोनों, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न तो कई बार आ चुका, इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा उपयुक्त दोनों। प्रश्न संख्या 88 है, मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन ए है निर्देशन, बी है प्रशिक्षण, सी है शोध कार्य और डी है उपयुक्त सभी। तो 88 का ऑप्शन डी सही उत्तर है उपयुक्त सभी।
प्रश्न संख्या 89 है, वाक दोष के प्रमुख प्रकार हैं। देखिए वाक दोष वो होता है जिसमें यानी वाक का अर्थ होता है बोलना, यानी बातचीत करने से जो संबंधित यानी बोलने से संबंधित जो दोष हो उसको वाक दोष कहते हैं। ऑप्शन ए है 4, बी है 5, सी है 6 और डी है 7। तो 89 का ऑप्शन सी से उत्तर है 6। वाक दोष के प्रमुख 6 प्रकार होते हैं। प्रश्न संख्या 90 है, निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है। ऑप्शन ए है क्या करने योग्य है और बी है क्या न करने योग्य है, सी है अ एवं ब दोनों। इसका ऑप्शन सी से उत्तर है अ एवं ब दोनों। ये प्रश्न रिपीट हुआ है। इसके बाद हम लोग 2017 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2017 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है जो कि प्रश्न के 91 है, ब्रेल लिपि उपयोगी है। तो ये प्रश्न रिपीट हुआ है। पिछला जो कई लोग पूछते हैं ना कमेंट में कि कितना प्रश्न रिपीट होता है प्रीवियस ईयर से, तो आप खुद देख लीजिए पिछला जो हम लोगों ने 4-5 प्रश्न पढ़ा ये सब रिपीट हुआ है। रिपीटेड प्रश्न कितने आ रहे हैं आप खुद देख लीजिए। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है दृष्टिबाधितों के लिए। ब्रेल लिपि से तो पूरा पेपर भरा हुआ है, हर साल पूछा हुआ है ब्रेल लिपि से संबंधित कुछ ना कुछ या दृष्टिबाधित से संबंधित। प्रश्न संख्या 92 है, पिछड़े बालकों की पहचान हेतु परीक्षण है। ऑप्शन ए है सामान्य बुद्धि परीक्षण, बी है मानवीकृत उपलब्धि परीक्षण, सी है नैदानिक परीक्षण और डी है उपयुक्त सभी। तो 92 का ऑप्शन डी से उत्तर है उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 93 है, वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को घोषित करता है जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। यह कथन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है गार्डन का, बी है वॉलमैन का, सी है ब्राउन का और डी है क्रॉनबेल का। तो 93 का ऑप्शन बी से उत्तर है वॉलमैन का। प्रश्न संख्या 94 है, वीएन दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है। देखिए वंचित बालक उसे कहते हैं जिनमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो इसका ऑप्शन ए है उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि, बी है बौद्धिक विकास में क्रमिक ह्रास, सी है शैक्षिक उपलब्धि में क्रमिक ह्रास और डी है शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से समापन। यानी जो वंचित बालक होंगे उनमें या तो किसी तरह का ह्रास होगा या फिर उनमें कमी होगी। तो ये जो तीनों ऑप्शन हैं बी सी डी, इनमें कुछ ना कुछ कमी है, कुछ समापन हो रहा है, कुछ ह्रास हो रहा है। इसका ऑप्शन ए है उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि, जिनमें कुछ कमी रहेगा उनकी उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि कैसे होगी, वो थोड़ा सा पीछे ही रहेंगे शिक्षा की दृष्टि से। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95, बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि है। ऑप्शन ए है मनोविश्लेषणात्मक विधि, बी है मनोवैज्ञानिक विधि, सी है परिवीक्षण विधि और डी है उपयुक्त सभी। तो 95 का ऑप्शन डी सही उत्तर है उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 96 है, विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं। ऑप्शन ए है प्रतिभाशाली बालक, बी है पिछड़े बालक और सी है सामान्य बालक और डी है विकलांग बालक। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है सामान्य बालक। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। अगर सामान्य बालक को छोड़ के बाकी जो सभी बालक होते हैं या तो प्रतिभाशाली हो, पिछड़े हो या विकलांग हो या इनमें किसी तरह की पिछड़ापन रह गया हो, किसी तरह की बाधिता हो बच्चे में, वो सब विशिष्ट बालक के अंतर्गत आएंगे। क्योंकि यहाँ पे सामान्य बालक इसलिए सही उत्तर हुआ है क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा था, विशिष्ट वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं। प्रश्न संख्या 97 है, मनोविश्लेषण विधि के जनक थे। ऑप्शन ए है स्किनर, बी है पावलाव या पातलो। ये मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इसको मैं ठीक करके पीडीएफ भेज दूंगा टेलीग्राम पे। अगर जो आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे मैं इसको करेक्ट करके भेज दूंगा। ये पावलाव है, सी है फ्रायड और डी है थार्नडाइक। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है फ्रायड। यह कई बार सिगमंड भी देता है, सिगमंड फ्रायड उनका पूरा नाम था, कहीं फ्रायड देता है कहीं सिगमंड देता है, तो आप इसको याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 98 है, प्रतिभाशाली बालकों हेतु शिक्षण विधि है। ऑप्शन ए है गतिवर्धन, बी है संपन्नीकरण या विशेष पाठ्यक्रम, सी है विशिष्ट कक्षाएं और डी है उपयुक्त सभी। तो 98 का ऑप्शन डी सही उत्तर है उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 99 है, टर्मन के अनुसार समान बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। ये प्रश्न तो 5वें 6वें बार पूछा है, इसका ऑप्शन डी से उत्तर होगा 90 से 110। प्रश्न संख्या 100 है, सीएटी परीक्षण है। ऑप्शन ए है बच्चों के लिए, बी है बालिकाओं के लिए, सी है वयस्कों के लिए और डी है पशुओं के लिए। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है बच्चों के लिए। ये जो आपके डीएलएड कोर्स में है, ये आपका कोर्स ही डिजाइन किया गया है बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको समझने के लिए, तो बच्चों के लिए ही होगा, ना कि वयस्कों बालिकाओं तो होगा ही, लेकिन ये स्पेशल केवल बालिकाओं के लिए आ जा रहा है ना, बालक इसमें वंचित रह जा रहे हैं, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा। बच्चों में सभी आ जाएंगे, बालक और बालिका दोनों आ जाएंगे, यही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 101 है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश स्थित है।
ऑप्शन ए है कानपुर में, बी है बरेली में, सी है प्रयागराज इलाहाबाद में और डी है मेरठ में। तो 101 का ऑप्शन सी सही उत्तर है, प्रयागराज यानी इलाहाबाद में। ये प्रश्न रिपीट हुआ है। प्रश्न संख्या 102 है, व्यक्ति का बुद्धितापूर्ण चयन एवं सामंजस्य के लिए दी जाने वाली सहायता निर्देशन है। यह कथन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है सीवी गुड का, बी है आर्थर जे जोन्स का, सी है मैथ्यूसन का और डी है जेएस ब्रीवर का। तो 102 का ऑप्शन बी से उत्तर होगा, आर्थर जे जोन्स का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 103, निर्देशन का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए है शैक्षिक निर्देशन, बी है लिखित निर्देशन, सी है व्यक्तिगत निर्देशन और डी है व्यावसायिक निर्देशन। तो 103 का ऑप्शन बी सही उत्तर है, लिखित निर्देशन। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। प्रश्न संख्या 104 है, निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए। ऑप्शन ए है प्राथमिक स्तर पर, बी है उच्च प्राथमिक स्तर पर, सी है माध्यमिक स्तर पर और डी है विश्वविद्यालय स्तर पर। तो 104 का ऑप्शन बी सही उत्तर है, उच्च प्राथमिक स्तर पर। बाकी जो इसका ऑप्शन ए है प्राथमिक स्तर पर, इस समय बच्चे बहुत छोटे होते हैं और उनको निर्देश और परामर्श वो समझेंगे नहीं। और सी है माध्यमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर भी तो ठीक है, लेकिन हम लोगों का जो डीएलएड हम लोग कर रहे हैं प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए ही कर रहे हैं। इनको पढ़ाने के लिए हमारा कोर्स डिजाइन किया गया है। तो जो हमारा जो क्वेश्चन होगा इसी को ध्यान में रखते हुए भी इसका आंसर हम लोग देंगे और बनाया गया है। इसका क्वेश्चन जो भी बनता है प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर। प्रश्न संख्या 105 है, परामर्श से संबंधित उपकरण है। ऑप्शन ए है संचित अभिलेख, बी है साक्षात्कार, सी है आत्मकथाएं एवं निरीक्षण और डी है उपयुक्त सभी। तो 105 का ऑप्शन डी सही उत्तर है, उपयुक्त सभी। इसके बाद है 2016 का क्वेश्चन पेपर। 2016 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है प्रश्न संख्या 106, सामान्य बच्चे होते हैं। यहाँ पे फिर वही प्रश्न आया है, बुद्धि लब्धि पूछा है, यानी सामान्य बच्चों का जो बुद्धि लब्धि कितना होता है। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, 90 से 110 IQ वाले। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, लगभग 7वीं बार ये प्रश्न पढ़ रहे हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 107 है, किसने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है। ऑप्शन ए है हेविट ने, बी है हीवर्ड ने, सी है क्रो एंड क्रो ने और डी है क्रिक ने। तो 107 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, हेविट ने। प्रश्न संख्या 108 है, आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है 2 वर्गों में, बी है 4 वर्गों में, सी है 3 वर्गों में और डी है 5 वर्गों में। तो 108 का ऑप्शन बी सही उत्तर है, 4 वर्गों में। और वो 4 वर्ग कौन कौन से होते हैं? पहला कमजोर नज़र वाले, दूसरा है श्रवण विकलांगता, तीसरा है वाणी विकलांगता और चौथा है शारीरिक विकलांगता। इन 4 वर्गों में आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को विभाजित किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 109 है, आंशिक दृष्टिबाधित वाले बच्चे पढ़ सकते हैं। ऑप्शन ए है उत्तल लेंस की सहायता से, बी है अवतल लेंस की सहायता से, सी है समतल लेंस की सहायता से और डी है किसी प्रकार के लेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, उत्तल लेंस की सहायता से। जिनकी नज़र बिल्कुल थोड़ी सी कमज़ोर होती है, जिनके चश्मे का नंबर होता है 0.25 या 0.5, उनको केवल एक सिंपल सा उत्तल लेंस लगा दिया जाता है, जिसको ये आवर्धित लेंस होता है। ये चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, जिससे उनकी दृष्टि ठीक हो जाती है। जैसे बचपन में हम लोगों को ज्योमेट्री बॉक्स में एक छोटा सा लेंस मिलता था ना, वही उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है और किनारे पे पतला होता है। प्रश्न संख्या 110 है, श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है। ऑप्शन ए है कान के बाहर, बी है कान के अंदर और सी है कान के मध्य में। तो ये कहीं भी हो सकता है ना कान में। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, उपयुक्त तीनों जगह में कहीं भी हो सकता है, जिससे उनको प्रॉब्लम हो सकती है सुनने में। प्रश्न संख्या 111 है, पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों को सुनने का डेसिबल स्तर होता है। ऑप्शन ए है 35 से 51 dB तक एंड डेसिबल तक, बी है 55 से 69 dB तक, सी है 70 से 89 dB तक और डी है 90 से 100 dB तक। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है, 90 से 100 dB तक। जो बच्चे पूर्ण अथवा गहन दिया हुआ है ना, गहन यानी काफ़ी उनकी सुनने की क्षमता नहीं होती है, बहुत गंभीर रूप से वो ग्रसित होते हैं, तो उनको काफ़ी तेज़ जब बोला जाता है, बहुत तेज़, तब थोड़ा सा उनको सुनाई देगा। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, 90 या 100 dB तक के आवाज़ को वो सुनते हैं। प्रश्न संख्या
112 है, निम्नलिखित में कौन अस्थि बाधित बच्चों की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है हकलाना, बी है मेरुदंड का वक्र होना, या मेरुदंड का अर्थ होता है रीढ़ की हड्डी, उसका जो टेढ़ा होना, सी है विकृत नितंब, और डी है पाँव फीरा। तो इनमें नहीं पूछा है ना, इनकी जो अस्थि बाधित बालक है उनकी नहीं है विशेषता, तो हकलाना ही नहीं है। इसका ऑप्शन जो है ए सही उत्तर होगा, क्योंकि हकलाना जो है ये बोलने से संबंधित है, बोलने में विकार होता है, यानी वाक दोष है ये हकलाना, ना कि अस्थि बाधित है। इसका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 113, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है, ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। इसका ऑप्शन सी से उत्तर है 140 से अधिक, 140 या इससे अधिक। प्रश्न संख्या 114 है, निर्देशन नवयुवकों को अपनों से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सिखाने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है, यह कथन है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है जोन्स का, बी है शिक्षा आयोग का, और सी है रायबर्न का, और डी है स्किनर का। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है, स्किनर का। प्रश्न संख्या 115 है, परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है, यह कथन है। यह भी एक किसी ने कहा है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है मायर्स का, बी है कार्ल रोजर्स का, सी है रॉबिन्सन का, और डी है वेबस्टर का। तो 115 का ऑप्शन बी सही उत्तर है, कार्ल रोजर्स का। प्रश्न संख्या 116 है, परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है। ऑप्शन ए है गीतों के माध्यम से, बी है चित्रों के माध्यम से, सी है वार्तालाप के माध्यम से, और डी है कहानी के माध्यम से। तो परामर्श यानी सलाह होता है, परामर्श का अर्थ होता है सलाह। सलाह गीतों के माध्यम से तो दी नहीं जाती है, चित्रों के माध्यम से भी नहीं, कहानी के भी माध्यम से नहीं। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, वार्तालाप के माध्यम से। प्रश्न संख्या 117 है, परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए है लखनऊ में, बी है बरेली में, सी है वाराणसी में। ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, इलाहाबाद में। प्रश्न संख्या 118 है, परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है। ऑप्शन ए है जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बी है जिला मजिस्ट्रेट, सी है जिला अधिकारी, और डी है जिला विद्यालय निरीक्षक। तो 118 का ऑप्शन ए सही उत्तर है, जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी इसको इंग्लिश में कहते हैं सीएमओ, जो होता है हर जिले में एक होता है, चीफ मेडिकल, इसका चीफ मेडिकल ऑफिसर का फुल फॉर्म होता है सीएमओ का। प्रश्न संख्या 119 है, विद्यालय में दास अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक है। ऑप्शन ए है शिक्षक, बी है अभिभावक, सी है निर्देशन, और डी है निर्देशन एवं परामर्श। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है, निर्देशन एवं परामर्श। देखिए पिछला 3 को जो प्रश्न है केवल निर्देशन और परामर्श से पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 120 है, निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है, ये भी तो उसी से संबंधित है। ऑप्शन ए है क्या करने योग्य है, और बी है क्या न करने योग्य है, सी है क्या करने योग्य है क्या न करने योग्य है, अर्थात ए और बी दोनों, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 120 का ऑप्शन सी सही उत्तर है, क्या करने योग्य है क्या न करने योग्य है। ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आज हम लोग समावेशी शिक्षा के 8 साल के बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ लिया। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 15 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, और हम लोगों ने 8 साल का पढ़ा है, तो अब 15/120 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया, जिससे कि हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3rd सेमेस्टर के सभी विषय के प्रीवियस ईयर 2023 से 2016 तक के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। और राजन सीरीज के भी सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक अलग अलग दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप राजन सीरीज भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।